Total Ali Khamenei is going to return in Avengers Doomsday. और ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी इस स्ट्राइक Oh में my मारे गए। god. AE-YAPS. It's in the name. Alright, this came directly from Discord. This was a recommendation from y'all. This has 1.6 million views in 2 days. Holy crap, the American attack on Iran explained. अमेरिका ने ईरान के साथ वॉर शुरू कर दी। Total Ali Khamenei is going to return in Avengers Doomsday. और ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी इस स्ट्राइक Oh में my मारे God. गए और बदले में ईरान ने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट पर अटैक शुरू कर दिए। दुबई, बहरीन, Man, Iran really crashed out, didn't they? कतर, टेल अवीव। अगर आप भी सोच रहे हैं कि वॉर अमेरिका और ईरान के बीच में है तो फिर अटैक्स मिडिल ईस्ट के देशों पर क्यों, देन दिस वीडियो इज फॉर। ये वॉर तो मिडिल ईस्ट में हो रही है, इसका इंपैक्ट इंडिया पर थोड़ी होगा। इंडिया में मुझे बहुत सेफ फील होता है। खामेनी तो गया, अब ईरान का दी एंड होने वाला है। ईरान ने मिडिल ईस्ट पर अटैक करके बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। दुनिया में वॉर होगी और इंडिया में देखकर हम इसे एंजॉय करने वाले। ऐसे सारे ओपिनियंस आपने इंटरनेट पर बहुत सुने होंगे। चलिए आज इन ओपिनियंस को एक्सपोज करते हैं। वॉर के बारे में एक्सप्लोजन्स के साथ रिपोर्टिंग ही देखनी है तो फिर कोई भी न्यूज चैनल चालू कर दीजिए, लेकिन आज के वीडियो में मुझे इंपैक्ट की बात करनी है। मुझे ये समझना है कि ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से How am I understanding this? I have captions. बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के और वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो फिर नीचे जियोपॉलिटिक्स स्पैम कर दीजिए। इससे हमें ये समझता है कि फ्यूचर में और किस प्रकार के वीडियोस हमें बनाने चाहिए। सबसे पहले एक मिथ Excuse दूर me, करते हैं। ma'am. आपको इंटरनेट पर कई एक्सपर्ट्स ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि अब ईरान खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई ईरान इज नॉट डेड येट। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी मारे गए हैं। Iran is not finished, or the myth? वेनेजुएला समझने की गलती बिल्कुल मत करना। I ईरान definitely don't think you're right. Yeah, no way. ईरान ने 4 लेवल्स ऑफ सक्सेशन का प्लान बनाया You telling me Iran 4 levels deep? जाता है। मतलब हर इंपॉर्टेंट लीडर, हर इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए He's dead. अल्टरनेटिव्स रेडी होते हैं। They're all dead too. इमरजेंसी होती है जैसे कि अभी है तो उनका कंटिजेंसी प्लान रेडी होता है। ऑलरेडी कोई नया सुप्रीम लीडर चुना गया है, ये तो तय है। लेकिन ईरान बेवकूफ नहीं है कि वो ये अनाउंस भी कर दे और बाद में अमेरिका उसे भी उड़ा दे। ईरान विल टेक टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ये समझने की गलती मत करना कि अब खमेनी गया तो ईरान में डेमोक्रेसी आएगी। रॉन्ग, क्योंकि ये वीडियोस देखिए। ये वीडियो अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर का है, जहां अमेरिका It blows my mind that we kill a dude, we blow him up like a dog that he was, Khamenei, and just a few weeks ago, like literally a month ago, he killed 30,000 of his own people protesting. Yet you would have called Trump a dictator. If Trump was a dictator, he'd be like Khamenei, and all of these people would be dead. But all of them septum nose piercings, they went home that night because they don't live in a dictatorship country. It's crazy. अमेरिकन लोग खुद खमेनी को सपोर्ट Crazy. टाइम्स स्क्वायर में जमा होकर शेम एंड स्टॉप यूएस एंड इजरायली वॉर ऐसे नारे लगा रहे हैं। ईरान में भी ऐसे ही खमेनी सपोर्टर्स Oh, shut the freak up. वेनेजुएला में मदुरो हार गया क्योंकि He killed women for not having their face covered completely. This is a guy, once more, Khamenei died like a dog, but killed women for not covering their face. This guy was in charge for like 20-something years. He was a problem. They didn't give him the Nike track fit like they did Maduro. मेजरली You can't leave. जनता भी Uh-uh. तंग आ चुकी थी। ईरान में आज भी जनता डिवाइडेड है, और ईरान में ही क्यों, पूरी दुनिया ईरान के बारे में डिवाइडेड है। इंडिया का तो इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी कश्मीर में लोग बड़ी तादाद में शोक मना रहे हैं। वॉच दिस। इवन पाकिस्तान में यूएस कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ है। वेनेजुएला का फॉल सर्टेन था क्योंकि वेनेजुएला के लोग तंग आ चुके थे। ईरान में वैसा नहीं है। ईरान के लोग अभी भी डिवाइडेड है। कुछ लोग ये जरूर चाहते हैं। Nobody cares about humanity, bro. It's a military war, not elections. I hear you.
But at the same time, I think if the protesters in Iran weren't as vocal as they were about a regime change, and the death did not kind of coincide with that as well, I don't know if we have an opening to attack Iran the way that we did. Is that truthfully why America's in there? No. But a good thing can come from this, and I'm gonna take that good thing that a dude who is a crazy murderer, crazy dictator is dead, and I think that is a good thing for the world. हैं कि अब ईरान में डेमोक्रेसी आए जैसे कि ये लोग, लेकिन खमेनी के बाद भी ईरान में IRGC बाकी है। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिन्होंने सुप्रीम लीडर को मारने वाले को पनिश करने की कसम खाई। वो कहते हैं कि वो अब ईरान की हिस्ट्री का सबसे फेरोशियस ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। अब ये ऑपरेशन क्या हो सकता है इसके बारे में अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि ईरान के आसपास यूएस नेवल best opportunity for US will be a civil war in Iran. हो सकता है कि अगला अटैक। I completely agree. That way we don't have to have our boots in the ground, and we can allow. It just depends. Like Trump said this, that like even a civil war could still lead with somebody who's just as bad as Khamenei to be put back into power. That's like worst case scenario. इस नेवल फ्लीट पर ईरान ने कहा है कि अभी तक उन्होंने उनके सबसे डेंजरस वेपन्स दिखाए भी नहीं हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान का अगला टारगेट USS एब्राहम लिंकन हो सकता है। If I'm Iran, why have you not sent out your biggest weapons? पैसिफिक फ्लीट पर अटैक किया था और अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हो गया था। अब ईरान हिस्ट्री रिपीट करने जा रहा है। अगर ईरान USS एब्राहम लिंकन पर अटैक करता है, ये अटैक सक्सेसफुल होता है, तो फिर अमेरिका पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की चपेट में जरूर ढकेल देगा। ईरान और अमेरिका की हिस्ट्री 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और अगर इस कॉन्फ्लिक्ट की बैक स्टोरी को आपको समझना है तो फिर ये वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो बनाते समय मुझे ये रियलाइज हुआ कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, यहाँ बहुत ज्यादा शेड्स ऑफ ग्रे मौजूद है। ईरान के सिचुएशन को देखकर यही लगता है कि जब तक एक देश इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली पावरफुल नहीं बनता, तब तक दूसरे देश उसमें इंटरफियर करते ही रहेंगे। आज AI एक वैल्यूएबल टूल बन गया है, जिससे लोग भारत में बैठकर अलग-अलग AI has become so powerful it's deciding the military actions in America. टूल्स बना रहे हैं। That's how powerful it is. कई बिजनेसेस AI को यूज करके अपने बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स AI यूज करके करियर में ट्रेनिंग के लिए साइन अप कीजिए। डोंट मिस आउट। ईरान के बारे में दूसरा मिथ ये है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट पर अटैक करना ये उनकी एक मिस्टेक थी। अमेरिका के अटैक्स के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में अलग-अलग जगहों पर अटैक करना स्टार्ट किया। ये वीडियोस देखिए। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल हुए। अब इनमें से कुछ देश अमेरिका के दोस्त थे, तो कुछ देश ईरान और अमेरिका दोनों देशों से बैलेंस्ड रहते थे। लेकिन ईरान ने इस अटैक के साथ सारे मिडिल ईस्ट को एलियनेट कर दिया है, अपने से दूर ढकेल दिया, मानो सबको एकजुट आने का एक रीजन ही दे दिया। लेकिन सोचने जैसी बात है कि क्या इसके बारे में ईरान को पता ही नहीं था। Are you understanding Hindi seriously? I can guess you can understand some. Honest to God, with like over the year of us listening to different, videos in Hindi, I've definitely picked up on a few words and phrases to where I am focusing on what's being said up here in this caption. But I'm also kind of understanding some of the words and the sentences and like getting kind of close. Of course, पता था, लेकिन actually ईरान दुनिया का I'm watching this, but खत्म करना चाहता है। I'm starting to pick up some of the दुनिया words. का सबसे बड़ा कनेक्टिंग एयरपोर्ट माना जाता है। Like lock in is like a but, so it's like him saying something. Blocking this is like but this. You know what I mean? यहाँ से हर हफ्ते 8,500 फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, और अब UAE ने अपनी एयर स्पेस ही बंद कर दी है। इंडियन एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा एयर ने मिडिल ईस्ट के सारे ऑपरेशंस टेम्पररीली सस्पेंड कर दिए। गल्फ देशों ने अपना एयर स्पेस इंडेफिनेटली बंद कर दिया। हर एक सेकंड जब UAE बंद रहता है, कॉस्ट मल्टीप्लाई होते जाते हैं, टेंशंस बढ़ते हैं, मानो कि ये दुनिया की सबसे डेंजरस हॉस्टेज सिचुएशन ईरान ने क्रिएट की है। सिर्फ इंडिया की बात। Also, where's the second largest English-speaking population? It's India. So a lot of Indian videos that are even in Hindi, they're in like Hindi English, where it's like
part of the videos in English, so it just makes it a little easier to understand. बात करें तो 8 मिलियन इंडियंस गल्फ देशों में रहते हैं। अगर वॉर एस्केलेट होती है तो फिर 80 लाख लोगों को वापस अपने देश ले आना कोई जोक नहीं होगा। ईरान ने मिडिल ईस्ट पर अटैक करके पूरी दुनिया को हॉस्टेज बनाया हुआ है। सारे देशों के सिटीजन्स इन एयरपोर्ट्स पे इन गल्फ देशों में अटके हुए होंगे, यानी हर एक के इंटरेस्ट दुबई और यूएई से जुड़े हुए हैं। ईरान को अब आगे जाके कुछ करने की शायद जरूरत भी नहीं है, सिर्फ डर पैदा करने की जरूरत है, एंड द होल वर्ल्ड विल सफर। लगता है मिडिल ईस्ट पर अटैक ईरान की मिस्टेक नहीं थी, ये ईरान का ट्रैप था, क्योंकि इससे ईरान Spain and Italy also entered the war to support. What do I think? I think we're going to. I think if we're not in it now, we're officially into World War III. I don't know how long World War III is gonna last. I hope it's just a few months, but man, it's crazy. And how many of you guys know this? Raise your hand in the chat if you do. America attacked another country, another cartel, like a narco terrorism group. What country was it? ने अपनी ऑल आउट वॉर का इंटेंट क्लियर कर दिया। ईरान ने ये दिखा दिया है कि Ecuador. ईरान सिर्फ अमेरिका को ही नहीं पूरी It was दुनिया को Ecuador. hurt कर सकता है। अभी तक ईरान ने अपनी ताकत दिखाई नहीं है। जब ईरान एक्चुअली वॉर करने पर उतर आएगा तो क्या होगा? इम्पैक्ट की बात करते करते अब आते हैं इस इंसान पर, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस, जिसका एक सपना है कि उसे मिडिल ईस्ट को यूरोप बनाना है, जहां अलग अलग देशों के लोग आकर रह पाए, अपना बिजनेस कर पाएं और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पाएं। बेसिकली मिडिल ईस्ट का सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन वाला टैग ये इंसान हटाना चाहता है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा रोनाल्डो सऊदी में ही रहता है, मिस्टर बीस्ट बार बार सऊदी जाता रहता है, जॉनी हैरिस को भी नियोम का स्पेशल टूर करवाया गया था। ये कोइंसिडेंस नहीं है, सऊदी चाहता है कि गोरे लोग वहां पर आएं और सऊदी की इमेज चेंज हो। लेकिन ईरान के इस अटैक के बाद क्या यूरोप या फिर अमेरिका के गोरे लोग मिडिल ईस्ट को सेफ समझेंगे? अगर आप MBS के बारे में और उसके लीडरशिप के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड सीरीज का ये एपिसोड जरूर देखिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ईरान अपने वॉर में पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर सकता है क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। ये स्ट्रेट ऑफ Ronaldo flew away from Saudi. I was like, he's not there anymore, right? 33 किलोमीटर्स का They have 80K missiles. जो ईरान, ओमान और यूएई के बीच में, और इस पतले से एरिया में से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। 17 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एवरी सिंगल डे। कतर, बहरीन, यूएई का 90% एक्सपोर्ट यहीं से होता है। मतलब इसे ब्लॉक करने के बाद इन देशों का 90% ऑयल ट्रेड रुक सकता है। इम्पैक्ट इंडिया पर भी होगा क्योंकि हमारा 60% ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर जा सकते हैं। आज ऑयल प्राइसेस $72 Oh, he left yesterday because of the war. पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। I don't blame him. एक और देश है जिसके ऊपर इस वॉर का इम्पैक्ट इंडिया से भी ज्यादा है। अब मुझे एक ऐसी बात पर फोकस करना है जो कोई भी न्यूज चैनल कवर नहीं कर रहा। ईरान पर 1500 एक्टिव यूएस सैंक्शंस है, फिर भी ईरान कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा क्यों? The reason is China. ईरान और चाइना के बीच एक 25 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ था कॉल्ड चाइना ईरान स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट। ईरान का 80% ऑयल चाइना खरीदता है और इसकी पेमेंट डॉलर्स में नहीं युआन में होती है, यानी इस डील में दोनों का फायदा है, ईरान का भी और चाइना का भी। इस सिस्टम को जरा आप समझिए। चाइना ईरान से ऑयल खरीदता है और ईरान को युआन देता है। इस युआन से ईरान अपनी जरूरत की सारी चीजें चाइना से ही खरीदता है, यानी दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। दोनों एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर्स हैं। ईरान पर सैंक्शंस होने के बावजूद ईरान सरवाइव कर रहा था क्योंकि उनके पास चाइना नाम का एलाय था। और अगर आप 2026 के इवेंट्स को देखें तो फिर एक पैटर्न समझ आ जाता है। ये वॉर सिर्फ यूएस और ईरान के बीच में नहीं है, ये अटैक सीधे चाइना के जियोपॉलिटिकल एलाइज पर है। पहले वेनेजुएला पर अटैक हुआ और चाइना का ऑयल सप्लाई काट दिया गया, और अब ईरान पर। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, यानी अगर चाइना के पास किसी चीज की कमी है तो फिर वो है ऑयल। अब चाइना और रशिया के बीच में तो जय वीरू का नाता है, उनकी दोस्ती को तोड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन बाकी ऑयल पार्टनर्स को काटा जा रहा है चाइना को आइसोलेट करने के लिए। अगर तेल की बात हो ही रही है तो फिर इम्पैक्ट हर उस देश पर होगा जो तेल इंपोर्ट करता है। इस वीडियो में हमने 5 इम्पैक्ट्स की बात की। ऑयल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इंडियन डायस्पोरा एट रिस्क होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होने वाली है, चाइना को आइसोलेट किया जा रहा है,
MBS का मिडिल ईस्ट को यूरोप बनाने का It's a सपना lot. डिले हो रहा है। A lot in one इंटरनेट पर जब video. खबर आई कि इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए हैं तो एक फेमिलियर वीडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ। मेडिकल स्टूडेंट्स इन ईरान रिक्वेस्टिंग हेल्प फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट देम। इंडियन एम्बेसी ने 14 जनवरी को सारे इंडियंस को चेतावनी दी कि आप ईरान से जल्दी निकल जाओ, वहाँ एक सिक्योरिटी रिस्क है। क्या हमारे स्टूडेंट्स निकले? नहीं, तब तो उन्हें सेफ लगा। 23 फरवरी को भी एक एडवाइजरी दी गई कि प्लीज आप निकल जाइए, ईरान में हालात सेफ नहीं है। नाउ रिमेंबर दिस February वार्निंग वाज आफ्टर ऑल द प्रोटेस्ट हैड हैपेंड इन ईरान इन जनवरी ऑलरेडी। क्या हमारे महाज्ञानी स्टूडेंट्स निकले? नहीं, तब उन्हें अपनी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई लगी। We are in Iran, we are safe here. The university is fulfilling all our demands. So please, the parents, do not panic. Oil prices are Lekin ab creeping up to nearly $100 a barrel now. We're gonna have to start slinging some of that good old American Venezuelan oil here soon. बॉम्ब्स फाइनली गिरे तब सिंपैथी We watched earlier in this that India's agreed to buy more American oil as well. वीडियो शुरू हो गए सारे। हमें बचाइए, हमें यहाँ से निकालिए, हम डर गए हैं। After the martyrdom of Supreme Leader Ayatollah Khamenei, the situation in Iran is getting more worse. Indian medical students are very tensed as they are hearing the sound of explosions near their hostels. And also the hostel authority in some universities like IUMS and Shahid Bhishti, they are telling the students to leave as soon as possible. No. Now we are requesting the Ministry of External Affairs to evacuate the Indian citizens from Iran. I did not see that. Hi everyone, I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worse and uncertain. We really don't know what's gonna happen next. We're really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, India knew that Israel was gonna peace attack matters Iran. a lot. There was And also not like a being few able to days safely warning of move like, yo, because get the airstrikes fuck are out, shit's happening about and to pop it's off. getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible. Please do not wait for the situation to get worse. Just help us. Just get us Shouldn't you have done the same thing? Shouldn't you take your own advice when they gave pleas to leave for you to have left? out of here as soon as possible. लेकिन मेरे कुछ सवाल है। जब इंडियन एम्बेसी बार बार वार्निंग दे रही थी, जब पूरी दुनिया ये स्पेकुलेट कर रही थी कि इजराइल या यूएस ईरान पर अटैक करेगा, वेनेजुएला के बाद अब अगली बारी ईरान की है, तब ये स्टूडेंट्स क्यों नहीं निकले? अब वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो वॉर लाइक सिचुएशन में इजराइल, ईरान, यूएसए सबसे नेगोशिएट करे, कुछ समय के लिए बॉम्बिंग रुकवा दे, इन स्टूडेंट्स को सेफ्टी तक पहुंचाए और फिर इवैक्यूएट करे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्री में उन्हें इंडिया तक लाए, अपने घर तक पहुंचाए। That's kind of an impossible task. That's कुछ kind समय of पहले जब स्टूडेंट्स को ईरान से ही इवैक्यूएट किया था, तब वो कंप्लेन कर रहे थे फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थे, गवर्नमेंट ने 3rd क्लास बस भेजी है हमें पिकअप करने के लिए, एंड what? दिस जस्ट फील्स वेरी अनग्रेटफुल कि आप सही समय पर नहीं निकले और आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो। Okay, that's what they're saying. You sound so entitled. Yeah, they finally got a bus out there to export you out, and you're pissed off that it wasn't nicer. वहाँ से सेफ निकल कर आ गए, इसमें ही आपको खुशी माननी चाहिए, आपको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। कोई भी देश अपने सिटीजन्स को ऐसे वॉर टोन कंट्री से फ्री में इवैक्यूएट नहीं करता। यूनाइटेड स्टेट्स अपने सिटीजन्स को बोल देता है कि जब भी आपको मौका मिले कमर्शियल फ्लाइट पर बैठिए, अपने पैसे खर्च कीजिए और निकलिए, क्योंकि अगर आप नहीं निकले तो हम आपको बचाने वाले हैं नहीं। तो दे नो दैट दे हैव टू गेट आउट ऑफ देयर, क्योंकि द अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग एंड रेस्क्यूइंग देम। हर एक देश ऐसे इवैक्यूएशंस के लिए पैसे चार्ज करता है, क्योंकि उन्हें रन करने के लिए, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए पैसे लगते हैं। इतने वार्निंग्स के बाद भी ना निकलने के सिर्फ 2 ही रीजन हो सकते हैं। एक, कि आप इतने बेवकूफ हैं कि आपको वॉर की सीरियसनेस नहीं समझती। Probably that one. तो कि आप इतने स्मार्ट हैं कि आपको पता है कि आपको खुद के पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, Definitely the first one. गवर्नमेंट आपको फ्री में Definitely evacuate the करती। first one. इतना सब होने के बाद भी अगर स्टूडेंट्स ग्रेटफुल होते तो बात अलग होती। मैं इस एटीट्यूड को जरूर क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए पैसे लगते हैं, मेरे टैक्स के पैसे लगते हैं, और मैं एक टैक्स पेयर हूँ, इस देश की असली माइनॉरिटी। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट पर एक बहुत ही अजीब ट्रेंड मैंने नोटिस किया कि लोग ये सारे मिसाइल अटैक्स के बाद कह रहे थे कि दुबई कितना अनसेफ है, यूएई कितना अनसेफ है, और देखिए इंडिया कितना सेफ है, और एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बीच में आ रहा था, विच आई फाइंड वेरी फनी।
यूएई भारत का एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, मिडिल ईस्ट में एक दोस्त है, एंड ऐसे सिचुएशन में ये काफी इनसेंसिटिव दिखता है जब यूएई के लोग, उनके लीडर्स इंडिया से आने वाले ये हेटफुल ट्वीट्स देखते हैं तो अननेसेसरली इंडिया का नाम खराब होता है। Such jokes don't help Damn. India. They're only 150 hurting it. pilots, सोचिए air- अगर भारत में plane किसी staff? टेरर अटैक के बाद यूएई का कोई सिटीजन ऐसे कहता कि भारत कितना अनसेफ है, यूएई कितना सेफ है, तो आपको कैसे लगता? एंड द लास्ट टॉपिक आई वांट टू टॉक अबाउट इज द न्यू एज ऑफ वॉरफेयर। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा कि पाकिस्तान ने भारत में हजारों की तादाद में ड्रोन्स भेजे थे टू ट्राई एंड अटैक इंडियन सिटी। I think we're gonna see an Operation Cinder 3.0 here soon. अभी भी ईरान, यूएई, बहरीन, कतर अलग अलग जगहों पर ड्रोन्स और मिसाइल्स भेज रहा है। नया वॉरफेयर ड्रोन्स का ही वॉरफेयर होने वाला है, क्योंकि 99% ड्रोन्स इंटरसेप्ट करने के बाद भी जो 1% जाकर टारगेट को हिट करते हैं उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। पिछले साल हमारे शहरों को भारत के होम ग्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने सुरक्षित रखा था। एंड द थिंग इज, वॉर आपको फोन करके बताकर प्री वार्निंग देकर नहीं आता, वॉर रैंडमली आपके दरवाजे आता है। तब आप उठकर नहीं देख सकते कि मेरे पास ये सारी चीजें इन्वेंट्री में नहीं है। भारत दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है एंड ये शर्म की बात है। जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हमें बनाने हैं, हमें इंटरनली होम ग्रोन सिस्टम्स बनाने होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करना होगा। जो होम ग्रोन सिस्टम्स हैं उन्हें ऑर्डर्स देकर अपने शहरों को, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करने ही होंगे। हम हमारा झोला लेकर दूसरे देशों की तरफ नहीं जा सकते व्हेन अ वॉर इज राइट एट आवर डोरस्टेप। इन द एंड कंक्लूजन यही है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि इस वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पर और इंडियंस पर नहीं होने वाला, तो फिर ये सरासर झूठ है। हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं और इतने बड़े लेवल के इवेंट का इम्पैक्ट हम पर भी होने वाला है, फिर वो ऑयल रिलेटेड। I think we're gonna see the world is going to be affected by this conflict. Obviously, China has so many partners. America's going to get affected with this. Like, this is definitely shifting the direction of where the world was heading. हो सकता है ट्रेड रिलेटेड, हो सकता है या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड। ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि पूरी दुनिया बहुत ही अनसर्टेनिटी से गुजर रही है। अगर हमें एक्चुअली सुरक्षित रहना है, हमारी सॉवरेनिटी मेंटेन करनी है, तो फिर हमें स्ट्रिक्टली हमारे इंटरेस्ट के बारे में सोचना होगा। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जिस तरह से 70s में, 80s में, 90s में हमने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप की, उसी की वजह से आज भारत सुरक्षित है। उसी की वजह से इतने बड़े लेवल का अटैक कोई भी देश भारत पर नहीं कर सकता। We literally owe it to all those scientists, all those leaders that India is safe today. उसका Shout out to them. आज के लीडर्स नहीं ले सकते, यही सच है। उस समय के साइंटिस्ट ने प्रेजेंट की नहीं, फ्यूचर की सोची, इसीलिए आज भारत सुरक्षित है। आज जो भी इंसान ये कहता है कि भारत में उन्हें सेफ महसूस होता है, उन्हें उन लीडर्स को, उन साइंटिस्ट को थैंक करने की जरूरत है जिन्होंने हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया। सिमिलरली आज हमें ऐसे साइंटिस्ट की, ऐसे कंपनीज की जरूरत है जो ड्रोन के अगेंस्ट हमें डिफेंड कर पाए, जो साइबर अटैक्स के अगेंस्ट हमें डिफेंड कर पाए, जो ऐसे ही न्यू एज वॉरफेयर को समझ के भारत के फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर पाए। अगर आप भी मुझसे एग्री करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड I think India is working on its infrastructure. I've said this, I feel like, a million times now, that India got the contract to build American iPhones, so now all iPhones are going to be made out of India. I think that is just going to be the catalyst to turn India into a manufacturing hub, much like China. Logistically, a lot better to get to and ship things than from China, because you have to go all the way around India anyways. Like, I think this will be a good thing. For 20, I am a taxpayer and an actual minority. Well said. Indian government should charge the evacuation because we don't want our taxes to get spent like this. And once they land in India, they'll join every protest happening in India supporting Iran, condemning the very government that brought their asses back. True. Very true and real known fact. For real, man. So India also faces the woke problem, where people are doing some of these decisions based off of, you know, like woke ideologies and what they feel is emotionally right. We're gonna need justice for him. We can't let we can't let him kill him. That's bad. Only bad men do that. Only bad men do that. Yo, seriously, guys, I appreciate all of you guys for hanging out, whether it's
Agent 007 Ranji. We had Yash in here. Pep, you a fucking OG. Legitimately, like IRL OG. Like, that's actually one of my friends. Yash in here. Like, genuinely, Tiff was in here. We had such a good little stream today. We got a lot in. And with that said, shit. I'll see you guys tomorrow. Make somebody laugh today. Be the light in someone's life. Lead by example, guys. Faith and fear both ask you to put your faith into something that isn't physically real. So have hope. Be a light. Make somebody laugh. And I'll see you guys in the next one. Peace!